नेक्स्ट टॉपिक है लर्नर बिहेवियर। इससे पहली वीडियो में हम बात कर रहे थे इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव या लर्निंग टास्क के बारे में। सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट है, जैसे उसी टाइम हमने बात की थी कि जो इसी में वेरिएबल्स इन टीचिंग लर्निंग या वेरिएबल्स इन टीचिंग प्रोसेस में जब तीन मेन कॉन्सेप्ट होते हैं, फर्स्ट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो जब हम पहले या सेकंड उन्हीं मीनिंग को चेंज करके इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है, तो जो सबसे थर्ड पॉइंट पर इंटरवेनिंग वेरिएबल्स है, मध्यस्थ चर है, उसको इन्होंने इसमें लर्निंग टास्क का नाम दिया है। और लर्निंग टास्क को ब्रैकेट में इन्होंने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का नाम दिया है, जिसको हमने लास्ट वीडियो में किया है। आज का हमारा जो नेक्स्ट है, जो लर्नर बिहेवियर है, जिसमें हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे टीचर बिहेवियर के बारे में। तो लर्नर बिहेवियर से सीधा सा क्या मतलब है? विद्यार्थी व्यवहार से। शिक्षण की प्रक्रिया में जब टीचर के द्वारा क्लास में कुछ भी पढ़ाया जाता है, तो अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों से उस प्रत्यय के संबंध में या उस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ क्वेश्चनिंग की जाती है। तो वहाँ पर बच्चों के द्वारा प्रदर्शित किया गया व्यवहार या बच्चों की जो संयुक्त क्रियाएं हैं, वही जो व्यवहार वो प्रदर्शित करते हैं, उसे ही बच्चों का आरंभिक या एंटरिंग बिहेवियर कहा गया है। तो जब हम लर्नर बिहेवियर पढ़ रहे हैं, तो इसमें मेनली दो कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट इज़ अ एंटरिंग बिहेवियर या बच्चों का पूर्व व्यवहार क्या है, और जो टीचिंग है, टीचिंग प्रोसेस जब अपनी एंडिंग में होगा, तो लास्ट में बच्चा किस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करता है, वो बच्चे का अंतिम व्यवहार होगा। तो इसमें मेनली दो कॉन्सेप्ट हैं। फर्स्ट इज़ द एंटरिंग बिहेवियर एंड द सेकंड इज़ टर्मिनल बिहेवियर, बच्चे का प्रारंभिक व्यवहार और बच्चे का अंतिम व्यवहार। अब इसको थोड़ा डीपली बात करते हैं। इसमें इन्होंने बात की है अधिगमकर्ता का व्यवहार अधिगम द्वारा प्रदर्शित सभी संयुक्त क्रियाओं का प्रदर्शन होता है। अब अधिगमकर्ता द्वारा जो बच्चा है क्लास में पढ़ने वाला है, जब टीचर उससे क्वेश्चनिंग करता है, जो आज कॉन्सेप्ट करवाया जाना है, तो बच्चे उसके संबंध में जो जानते हैं, अब वो हो सकता है वो सही भी जानते हो, एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि शायद उन्होंने जो समझा हुआ है, सीखा हुआ है, वो गलत भी हो सकता है। क्योंकि हम हर समय कहीं ना कहीं से सीखते हैं, सुन के भी सीखते हैं, देख कर भी सीखते हैं, पढ़ कर भी सीखते हैं, अपने घर में परिवार में बड़े भाइयों से, बड़े जो हमारे घर में होते हैं भाई बहन, उनसे भी सीखते हैं। तो कई बार हो सकता है कि जो टीचर आज करवाने जा रहा है, अगर तो हमें जब वो क्वेश्चनिंग की जाती है, तो वहाँ पर जो सभी बच्चे क्लास में जो क्वेश्चनिंग करने पर अपना रिप्लाई करते हैं, वो वहाँ पर बच्चों का आरंभिक व्यवहार को प्रदर्शन करता है। अब वो आरंभिक व्यवहार में ये भी हो सकता है कि जो टीचर ने करवाना है बच्चों को उसके बारे में सही नॉलेज है, ये भी हो सकता है कि जो टीचर ने करवाना है बच्चों को उसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। क्योंकि ऐसा एक्सपेक्ट करना कि हाँ बच्चों को आता होगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टीचर की ड्यूटी है उसको करवाना। हाँ, ये हो सकता है कि कई बार कुछ टॉपिक ना बार बार रिपीट होते हैं, जैसे मान लो पिछली क्लास में भी आया था, उससे जुड़ा हुआ कुछ नई क्लास में भी आ गया। वो चेन लर्निंग का काम करता है, जो पहले हमने किया हुआ है और आज उसी को टीचर आगे फिर दोबारा से कुछ नया आगे करवाने की शुरुआत करता है। तो जब शुरू में टीचर क्वेश्चनिंग पुट करता है, तो वो बच्चों के आरंभिक व्यवहार को प्रदर्शित करता है। और जो टीचर पढ़ाने के साथ साथ पढ़ाने में उस टॉपिक को पूरा करवा देते हैं, और करवाने के बाद जब क्वेश्चनिंग करता है, तो इन क्वेश्चनिंग में क्या डिफरेंस है? पहले वाली क्वेश्चनिंग विद्यार्थी के उस आरंभिक व्यवहार को जज करता है, पढ़ाने के बाद जब क्वेश्चनिंग की जाती है, तो जो टीचर ने करवाया है उस व्यवहार को जज किया जाता है। अब यहाँ पर बच्चा पढ़ाने के बाद बदला हुआ व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो यही बच्चे का अंतिम व्यवहार है जो बच्चों ने आज सीखा है। तो व्यवहार में जब हम अंतिम व्यवहार की बात करते हैं, तो उसमें वो सभी क्रियाओं का प्रदर्शन करता है जो बच्चे ने क्लासरूम में टीचर के द्वारा सीखी होती हैं। तो इसे ही इस जो वेरिएबल्स में लर्नर बिहेवियर के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मैं इसी में नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है टीचर बिहेवियर, थोड़ा सा उसके बारे में करवाता हूँ। टीचर बिहेवियर में जो सिलेबस है, उसमें 4 अलग अलग एस्पेक्ट डाले गए हैं। सबसे पहले है टीचर पर्सनैलिटी क्या है, सेकंड इज़ टीचिंग स्टाइल, शिक्षण शैलियाँ क्या हैं, थर्ड है टीचर एक्सपेक्टेशंस, अध्यापक अपेक्षाएं क्या हैं, और फोर्थ नंबर पर है टीचर कॉम्पिटेंसीज,
अध्यापक क्षमता क्या है। तो इसमें से जो पहला पॉइंट है हम आज उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो टीचर पर्सनैलिटी की बात होती है, तो उससे पहले हम बात करते हैं टीचर बिहेवियर क्या है। तो टीचर बिहेवियर में गैगने ने अपने एक डेफिनेशन देते हुए इस बात को क्लियर किया है कि अध्यापक का आवश्यक कार्य अधिगमकर्ता के वातावरण की परिस्थिति की दिशाओं की व्यवस्था करना है। गैगने इस बात को क्लियर करता है कि जो टीचिंग का सारा कार्यभार है वो टीचर के ऊपर लागू होता है। उसकी सारी व्यवस्था करना, उसको निर्धारण करना, उसका नियोजन करना, उसको बच्चों तक पहुंचाना, उसके बाद उसका इवैल्यूएशन करना, ये यूँ कहें कि जो शिक्षण की सारी क्रियाएं चलेंगी वो एक टीचर के इर्द गिर्द ही घूमती हैं और टीचर ही उन सब का सर्वे सर्वा होता है। टीचर के द्वारा ही उन क्रियाओं को शुरू किया जाता है, उसको लास्ट तक पहुंचाया जाता है और उसको पूर्ण किया जाता है। गैगने ने अपनी बातों में इसी बात को क्लियर किया है। उन्होंने कहा कि अधिगमकर्ता के वातावरण की परिस्थितियों की दशाओं की व्यवस्था करना ताकि अधिगम क्रियाओं को क्रियाशील किया जा सके। अब अगर इनकी डेफिनेशन को थोड़ा एलैबोरेट करें, खोल के बात करने की कोशिश करें। एक क्लास में टीचर एंट्री करता है, अगर मान लो वो टीचर आज कुछ नहीं करवाता तो क्या टीचिंग का कोई प्रोसेस आगे बढ़ेगा? नहीं। मान लो कई बार क्या होता है, टीचरों की एडजस्टमेंट लगी होती है, तो वो टीचर यही कहते हैं कि ठीक है बच्चों, जो आपने करना है, जो आपको या तो पिछली क्लास में करवाया या जो आप करना चाहते हो वो कर लो, तो उसमें वो टीचिंग नहीं हो पाती। तो कहने का भाव ये है कि अब एक जो उसी क्लास का टीचर है वो जब एंट्री करता है तो वो अपनी एक माइंड सेटिंग के साथ क्लास में एंट्री करता है कि हाँ कल मैंने ये करवाया था, आज बच्चों से अगले टॉपिक के बारे में ये बातें पूछ के और ये करवाना शुरू करना है। तो यहाँ पर गैगने ने यही बात कही है कि एक टीचर अधिगमकर्ता वातावरण की परिस्थितियों की दिशाओं की व्यवस्था करता है। मतलब क्लास में एंट्री करने के बाद बच्चों के लिए सही दिशाओं की व्यवस्था करना कि आज हमने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक हमने शुरू करना है, उसको किस वे से कंप्लीट करना है। तो उन सब की व्यवस्था करना, उन क्रियाओं को क्रियाशील करना, मतलब एक्टिवेशन में लाना, उन्हें सहायता प्रदान की जा सके, जिससे बच्चों को सहायता प्रदान की जा सके, उनमें वृद्धि की जा सकते और उन्हें बनाया रखा जा सके। टीचिंग का ओवरऑल लास्ट पर्पस क्या है? बच्चे को कुछ सिखाना, और टीचर वो है जो इस प्रोसेस को पूरा करता है और बच्चों को कुछ ना कुछ सीखने में मदद करता है। तो जो इसमें आपको मेनली जब टीचर बिहेवियर की बात क्लियर होती है तो देयर आर मेन 4 एस्पेक्ट इन द टीचर बिहेवियर रिलेटेड टू। द फर्स्ट इज टीचर पर्सनैलिटी क्या है। अब टीचर पर्सनैलिटी वर्ड एक सिंपल है, आप सभी डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में यूज़ करते हो। तो पर्सनैलिटी क्या है? एक सिंपल से शब्दों में पर्सनैलिटी जो वर्ड है वो लैटिन भाषा के पर्सोना से निकला है, और पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा, मास्क। और मास्क क्या होता है? जो पुराने यूनानी दार्शनिक थे ना, वो जब स्टेज पे एक्ट करते थे तो वो मास्क का प्रयोग करते थे, और मास्क पहनकर, मुखौटा पहन के वो ना जैसा मुखौटा पहनते थे वैसा व्यवहार करते थे, मतलब एक बदला हुआ व्यवहार प्रस्तुत करते थे। तो पर्सनैलिटी को भी इसी वर्ड से लिया गया है कि व्यक्ति जब अपने व्यवहार में कुछ अलग प्रदर्शित करता है वो उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। अब आप लोग घरों में हैं, घर में आपका व्यवहार अलग होता है, जब घर से बाहर निकलते हो, बाहर निकलते ही आपका व्यवहार क्या होता है? बदल जाता है। तो वो जो बदला हुआ व्यवहार आप प्रदर्शित करते हो वही आपकी एक पर्सनैलिटी का अंग होता है। तो यहाँ पर अध्यापक व्यक्तित्व से क्या मतलब है, पहले हम उसकी बात करते हैं। टीचर पर्सनैलिटी से अभिप्राय है व्यक्ति के उन मनोसामाजिक प्रजातियों का एक गतिशील संगठन है, सोशल साइकोमोटर जो उसकी क्वालिटीज़ हैं उनका एक गतिशील संगठन है जो वातावरण में उसके अनुपम समायोजन का निर्धारण करता है। यहाँ पर टीचर पर्सनैलिटी से मतलब क्या है? एक टीचर की मनोसामाजिक प्रजातियों का वो एक गतिशील संगठन जिसके आधार पर वो समाज में अपने आप को व्यवस्थित करता है, समायोजित करता है। और इसके 2 मेन फैक्टर रहेंगे जब हम टीचर पर्सनैलिटी की बात करते हैं। फर्स्ट है सोशल स्टिमुलस वैल्यू और दूसरा है सोशल रिस्पॉन्स वैल्यू। फर्स्ट इज सोशल स्टिमुलस वैल्यू, सामाजिक उद्दीपक मूल्य, और सेकंड इज सोशल स्टिमुलस वैल्यू, सामाजिक
अनुक्रिया मूल्य लिख लिए यहाँ तक। हाँ, तो इसमें जो टीचर पर्सनैलिटी है उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है सोशल स्टिमुलस वैल्यू, सामाजिक उद्दीपक मूल्य हैं। सामाजिक उद्दीपक मूल्यों से क्या अभिप्राय है कि हर एक व्यक्ति की अपनी पर्सनैलिटी है, तो टीचर की पर्सनैलिटी के आधार पर वो व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार लोग उससे प्रभावित होते हैं। इसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सामाजिक उद्दीपक मूल्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का दूसरों पर पड़ने वाले व्यवहार का निर्धारण करता है। सामाजिक उद्दीपक मूल्य से क्या मतलब है? दूसरे व्यक्ति पर पड़ने वाले व्यवहार का प्रभाव। अब यहां पर इसके कहने का मतलब क्या है? एक टीचर में इस तरह के, अब देखो आप कई बार कई तरह के लोगों से, व्यक्तियों से मिले हो, कईयों से स्टूडेंट कई टीचरों से अफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं कि वो जैसे टीचर कहता है वो उसकी बात को जरूर मानते हैं। वही बात अगर उसको दूसरा कोई कहता है वो उस बात को इग्नोर कर देते हैं। पर अगर वो उसके जो फेवरेट टीचर है, आइडियल टीचर है, अगर वो बात उसने कही है तो वो उस बात को जरूर मानता है। तो वो क्या है? वो उसका एक इफेक्टिव है, वो उसका उस पर पड़ने वाला प्रभाव है। इसीलिए उसको सोशल स्टिमुलस वैल्यू कहा गया है कि समाज पर उसका किस प्रकार का प्रभाव है। समाज से यहाँ पर भाव है क्लास से। अब वो टीचर जो बच्चों को जो कह रहा है, अगर तो वो उससे इफेक्टेड है तो उसकी बात जरूर मानेंगे, पढ़ेंगे भी, जो टीचर सिखाएगा सीखेंगे भी। इसी का अगर दूसरा एस्पेक्ट देख लें, वही बात अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपकी क्लास में आके कहता है तो आप सुनोगे, समझने की भी कोशिश करोगे, पर मानोगे नहीं। तो सोशल स्टिमुलस वैल्यू एक टीचर की अपनी पर्सनालिटी है, एक कोई व्यक्ति है चाहे वो टीचर नहीं है बट आप उससे इफेक्टेड हो तो आप उसकी भी बात जरूर मानोगे। तो ये एक सोशल स्टिमुलस वैल्यूज़ कही जा सकती है जिसके एक व्यक्ति का प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर या समूह पर पड़ता है, जिसके आकर्षण में सामने वाला व्यक्ति उसकी उस बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है। और दूसरे में हमने जब हम सामाजिक अनुक्रिया की बात करते हैं तो यह इस बात की ओर संकेत करती है कि दूसरे व्यक्ति उस व्यक्ति के प्रति अनुक्रिया कैसी करते हैं, रिस्पॉन्स कैसा प्रोवाइड करते हैं। ये दोनों बातें ही एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह है, सोशल स्टिमुलस वैल्यू एंड देन सोशल स्टिमुलस रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स से क्या मतलब है कि जैसे आपको टीचर ने कोई काम दिया, आप उसकी बहुत बात मानते हैं तो आप कल को वो काम पूरा भी करके आएंगे। ये आपकी तरफ से उनको दिए जाने वाला रिस्पॉन्स है। अब मान लो आपने बहुत प्यार से हाँ कर दी, हाँ जी जरूर करके आएंगे। कल आप जाते हो, टीचर पूछते हैं हाँ बच्चों वो काम किया, उसके बाद आप कहते हो नहीं सर किया नहीं, चलो कोई बात नहीं, अच्छा कल जरूर करके आना है। नेक्स्ट डे फिर वो आते हैं, फिर वो पूछते हैं, फिर आप कहते हो नहीं सर किया नहीं। तो वो क्या हुआ? क्या वो एक्चुअल रिस्पॉन्स है या नहीं है? बोलो बेटे, अगर आपको एक काम दिया जाता है, क्या आप उसको कल करते हो या नहीं करते हो, तो वो किस तरह का रिस्पॉन्स है? अगर नहीं करते हो तो पॉजिटिव है। तो ये जो मैंने पहले बात की है ना सोशल स्टिमुलस वैल्यू की, वो इफेक्शन पे है। अगर सामने वाला प्रभावित है तो वो जो काम कहेगा वो जरूर करेगा, वो उसका रिस्पॉन्स है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो टीचर पर्सनैलिटी क्या है? टीचर पर्सनैलिटी का सीधा सा संबंध है क्लास में टीचर का बच्चों पर पड़ने वाला प्रभाव और बच्चों के द्वारा टीचर को कही गई बातों को पूर्ण करने के लिए अपने द्वारा की गई मेहनत, वही उसका रिस्पॉन्स है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो जो टीचर बिहेवियर है उसमें जो हमने फर्स्ट पॉइंट है वो किया। नेक्स्ट जो टीचिंग स्टाइल है, टीचर एक्सपेक्टेशंस और टीचर कंपिटेंस है, उसको नेक्स्ट वीडियो में करके इस पॉइंट को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।